हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवा सोनी। बच्चों, आज क्लास 11 का हम लेक्चर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक कंप्लीट कर लिया है। अभी हम पढ़ रहे थे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने तीनों ऑर्गेनेली को डिटेल में कवर कर लिया। पहला हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, फिर हमने देखा था लाइसोसोम, फिर हमने देखा था गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, नहीं पहले हमने गोल्जी अपैरेटस देन लाइसोसोम। आज हम पढ़ने वाले वैक्यूल और उसके आगे के पूरे टॉपिक्स जो भी बचे हुए वो आज हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल का चैप्टर, तो जिसमें हम 3 से 4 लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़े से लेक्चर लंबे हो सकते हैं क्योंकि अपन को जल्दी जल्दी कवर करना है। तो अभी आप लोग हेडिंग डाल लो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, लेक्चर नंबर 10 या 11 है। ठीक है, तो देख लेना एक बार। तो सबसे पहला हम इसमें हम कवर करने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब ऐसे ऑर्गेनेली से मिलकर बना होता है जिनके फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आप लोग हेडिंग में डालना, ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है? जिसके फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ऐसे ऑर्गेनेली जिनके फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमारा सबसे पहले क्या आता है? ईआर। ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर क्या आता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी। फिर क्या आता है? लाइसोसोम। फिर क्या आता है हमारा? वैक्यूल। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने ईआर को डिटेल में देख लिया, गोल्जी बॉडी को देख लिया, लाइसोसोम को देख लिया, वैक्यूल को देख लिया। बच्चों, इसके बाद एक 25 मिनट का एक छोटा सा लेक्चर आएगा जिसमें मैं आपको पूरा सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को पूरा रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, अगर आपने पूरे लेक्चर देखे तो आपको बहुत बहुत मजा आने वाली है उस लेक्चर में। ठीक है, तो अभी आप ये देख लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, उसमें मैं आपको पूरा रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, तो चलो अब हम पढ़ेंगे हमारा फोर्थ ऑर्गेनेली। कौन सा था? वैक्यूल को। अब बच्चों, वैक्यूल होता क्या है? देखो, हमने गोल्जी बॉडी से क्या बनाया था? गोल्जी बॉडी से हमने क्या बनाया था? वेसिकल बनाया था, जिसके अंदर क्या होते हैं, जिसको हम लाइसोसोम हम किसे बोलते हैं? लाइसोसोम मतलब ऐसे वेसिकल जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। ठीक है, अब समझो वैक्यूल क्या होता है। वैक्यूल भी एक प्रकार का वेसिकल है। ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। प्रेजेंट किस किस में होता है? देखो, हमको एनिमल में भी देखने मिल सकता है। प्रेजेंट किसमें होता है? एनिमल लाइक यूग्लेना, प्रोटिस्टा में होता है, प्रोटिस्टा। और एक और काय में होता है हमारा? बताओ, मेन है जो प्लांट में। देखो, जो हमारा वैक्यूल होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होती है। क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस मतलब एक ऐसी स्पेस होती है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इनसाइड सेल, मतलब सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस लिख लो यहाँ पे। वैक्यूल क्या आती है? मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। ठीक है, तो हमारा वैक्यूल क्या कहलाता है? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस कहलाता है। कहाँ मिलता है? सेल के इनसाइड मिलता है। ठीक है, सेल के इनसाइड मिलता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल बोल सकते हैं। प्रेजेंट किसमें होता है? एनिमल लाइक यूग्लेना, प्रोटिस्टा, प्लांट्स में मिलता है। प्लांट में हमें कौन सा वैक्यूल देखने मिलता है? सैप वैक्यूल। मतलब सैप वैक्यूल एक प्लांट में मिलने वाला एक वैक्यूल है जिसको हम क्या बोलते हैं? सैप वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, जो प्लांट में ही मिलता है। ये क्या स्टोर करता है? वाटर, वाटर प्लस मिनरल। देखो, अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो, प्लांट के अंदर एक ऐसी स्पेस मिलती है जो मेम्ब्रेन बाउंड है, जिसके अंदर क्या मिलता है हमको? वाटर मिलता है और मिनरल मिलता है। ठीक है, वाटर और मिनरल जिस सेल के अंदर जिस स्पेस में मिल रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? वैक्यूल बोल रहे हैं। ठीक है, प्लांट की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, मेम्ब्रेन और वैक्यूल
नोन एज टोनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे हम उसको? टोनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट बोलेंगे। क्लियर है? देखो वैक्यूल क्या कहलाता है? वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो सेल के अंदर मिलती है, ठीक है। वैक्यूल की लेयर को क्या बोलेंगे, मतलब आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे टोनोप्लास्ट। क्लियर हुआ? सेब वैक्यूल, प्लांट्स में हमें क्या देखने मिलता है? सेब वैक्यूल मिलता है, जो क्या स्टोर करता है? वाटर प्लस मिनरल। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो। तो लिख लिया बच्चों आपने? चलो अब हम देखते हैं। देखो इसके नीचे से ही लिखना, ठीक है। तो देखो अब वैक्यूल का पर्पस क्या है? पर्पस क्या है वैक्यूल का? पर्पस मतलब वैक्यूल क्यों है सेल के अंदर, है ना। पर्पस मतलब उसका काम, किस रीजन से वो सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो समझो वैक्यूल क्या है? वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट हो सकता है, वाटर, और क्या हो सकता है? मिनरल्स, वाटर, मिनरल्स और आयंस। आयंस स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। ये सब स्टोर करता है, ठीक है। क्लियर हुआ? पर्पस क्या हुआ? अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वैक्यूल की। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। टाइप्स ऑफ वैक्यूल। सबसे पहला वैक्यूल कौन सा है हमारा? सबसे पहले हम बात करेंगे सैप वैक्यूल की। किसकी? सैप वैक्यूल। किसकी बात करेंगे हम? सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल क्या कहलाता है? देखो बच्चों सैप वैक्यूल सबसे पहले तो देखो प्रेजेंट किसमें होता है? प्रेजेंट इन प्लांट सेल। देखो बच्चों वैक्यूल का काम क्या है? वैक्यूल का काम क्या है? स्टोर करना वाटर को, आयंस को, मिनरल्स को, ठीक है। स्टोर करने का काम किसका है? वैक्यूल का। मतलब एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जहां सेल के अंदर जहां भी वाटर और मिनरल्स वगैरह स्टोर होते हैं। तो देखो सैप वैक्यूल मिलता है किसमें? प्लांट सेल में, ठीक है। पर्पस क्या हो जाएगा? क्या काम करता है? स्टोर करता है प्लांट्स में, स्टोर वाटर, वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक है। वाटर प्लस मिनरल्स को जो स्टोर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सैप वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैप वैक्यूल। किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनिमल्स में नहीं होता है। 90% वॉल्यूम ऑफ सेल ऑक्यूपाई। समझ में आया क्या बोली मैंने? मतलब 90%, मतलब 90%, मतलब सेल अगर 100% है, सपोज सेल की स्पेस बना रही हूँ, ठीक है। मैं देखो सपोज देखो, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 परसेंटेज से समझा रही हूँ, है ना। 10%, 10 10 10 10। तो बच्चों इतनी स्पेस में समझो हमारा वैक्यूल आ गया है। ये हमारा वैक्यूल हो गया और इतनी सी स्पेस बस बच रही है बाकी ऑर्गेनेलिज के लिए। किसमें? सैप वैक्यूल में। तो 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है हमारा क्या? सैप वैक्यूल, ठीक है। किसी भी सेल का 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, मतलब इतना बड़ा वैक्यूल होगा, जो बचे हुए ऑर्गेनेलिज है वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? देखो बच्चों अगर हमारा, देखो एक और कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। अगर हमारा वैक्यूल हाइपरटोनिक हो जाएगा, तो हाइपरटोनिक मतलब देखो देखो हमारा ये सेल है, ये हमारा सेल है, ये हमारा वैक्यूल है। क्या है? वैक्यूल है। यहाँ पे आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। अगर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी ना, तो क्या होगा? वाटर मूव करेगा अंदर की तरफ। वाटर सेल में पानी ज्यादा हो गया, वैक्यूल के अंदर आयंस ज्यादा हो गए, है ना। तो हाइपरटोनिक, जहां आयंस ज्यादा, जहां पे वाटर के कंपैरिजन में सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक बोलेंगे। तो ये हाइपरटोनिक हो गया, मतलब यहाँ से वाटर यहाँ पे मूव करेगा। क्या करेगा? यहाँ से यहाँ वाटर मूव करेगा। क्लियर? तो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, मूव करता है। क्लियर हुआ? तो देखो ये हाइपरटोनिक हो गया तो हमारा वैक्यूल फूल जाएगा, वैक्यूल फूल जाएगा और हमारा सेल स्वेल्स अप हो जाएगा। सेल्स स्वेल्स अप। लिखवा दे रही हूँ बच्चों ये वाली लाइन भी, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो इतना नोट कर लो, फिर आगे लिखवाती हूँ। लिख लिया बच्चों? अब देखो मैं इतना मिटा रही हूँ, ठीक है। अब
अपन को सैप वैक्यूल में ही आगे की लाइन लिखना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, आयंस एंटर इनसाइड, मैंने बताया था अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट एंटर कर रहे हैं ना आयंस। देखो बच्चों क्या बोली थी मैंने अभी, अगर ये अगर वैक्यूल है और ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हाइपरटोनिक मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस की बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से भी आयंस, यहाँ वाटर ज्यादा है, ठीक है, यहाँ वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे आयंस ज्यादा है। क्या ज्यादा है? आयंस ज्यादा है, आयंस है ना, समझ रहे हो ना, आयंस मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मतलब हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक है ये हाइपरटोनिक है। क्लियर? देखो एक मिनट, देखो बच्चों, तो ये हाइपरटोनिक हुआ अपना। तो देखो पानी, पानी नहीं, यहाँ से आयंस, यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन हम यहाँ से भी आयंस को अगर मूव कराते हैं तो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसेंट्रेशन तो यहाँ आयंस की ज्यादा है, यहाँ कम है, या तो वाटर ज्यादा है, लेकिन हम यहाँ से यहाँ मूव करवा रहे तो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ। इसी को हम क्या बोलेंगे? अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर मूव करते हैं आयंस तो क्या रिक्वायर होता है? रिक्वायर्ड पंप, पंप की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, पंप रिक्वायर होते हैं आयंस को मूव करने के लिए, कुछ चैनल पंप्स दिए होते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाना है तो, ठीक है। तो देखो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा तो पंप की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। देखो अगर वैक्यूल हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक है तो वाटर, तो सेल स्वेल्स अप, स्वेल्स अप। देखो बच्चों इसका मतलब समझो, अगर वैक्यूल हमारा हाइपरटोनिक है, हम एक ऐसे मीडियम में रख दिए हैं जहां पे हमारा जो सेल है मतलब जो वैक्यूल है इसमें आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन बाहर के आउटर इन्वायरमेंट में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो पानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की नहीं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस की तरफ मूव करता है। तो हमारा पानी कैसे मूव करेगा? बाहर की तरफ पानी ज्यादा है ना, तो पानी अंदर की तरफ मूव करेगा, है ना, पानी हमारा इनसाइड मूव करेगा तो हमारा स्वेल मतलब सेल हमारा फूल जाएगा। क्लियर हुआ? किशमिश वाला एग्जांपल, अगर किशमिश को आप रात भर पानी में भिगो के रख देते हो तो किशमिश फूल जाती है, तो बस वही काम है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हुआ? जल्दी से नोट कर लो। तो बच्चों नोट कर लिया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वैक्यूल में सेकेंड, ठीक है। चलो तो अब हेडिंग डाल लो। सेकंड हमारा कौन सा वैक्यूल पढ़ेंगे हम? फूड वैक्यूल के बारे में, ठीक है। फूड वैक्यूल किसमें प्रेजेंट होता है? अमीबा में प्रेजेंट होता है, ठीक है, फूड वैक्यूल। देखो होता कैसा है, देखो ये हमारे एक अमीबा है, ठीक है, यहाँ कहीं फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल ऐसा यहाँ पे ट्रैप कर लेगा, ठीक है। फिर कुछ खाना आया, देखो बच्चों ऐसा हो जाता है, मतलब इसके आगे खाना अंदर कर लिया और एक लेयर बना लिया तो वो वैक्यूल बन गया। क्लियर हुआ? हमारा फूड वैक्यूल ऐसा हो जाता। थर्ड वैक्यूल देखो हमारा, एक होता है हमारा देखो हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसमें प्रेजेंट होता है? यूग्लेना, यूग्लेना, ठीक है, यूग्लेना एंड कुछ अमीबा में भी प्रेजेंट होता है ना, अमीबा, ठीक है, कुछ यूग्लेना में कुछ अमीबा में, तो समझो अब रोल क्या होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का। रोल क्या होता है? बोल सकते हैं हम
ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रिएशन का काम होता है क्या? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। ठीक है बच्चों, जितना लिखवा रहे हो उतना ही कर रहे। रोल क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन का और एक्सक्रिएशन का। ठीक है, होता क्या है, सपोज ये हमारा कोई यूग्लिन है, तो छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल एक बड़ा वैक्यूल बनाते हैं। ठीक है, एक बड़ा वैक्यूल बनाते हैं और ये यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, मूव करते करते ये निकल जाता है। क्लियर हुआ? तो इतना नोट कर लो। फिर एक और वैक्यूल होता है हमारा, फोर्थ यहीं पे लिख लो, गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल किस में प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक्स में। मैं प्रोकैरियोटिक सेल में आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। गैस वैक्यूल हमारा प्रेजेंट होता है इन बैक्टीरिया। मेम्ब्रेन नॉट प्रेजेंट। क्लियर हुआ? मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। चलो जल्दी से नोट कर लो। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे राइबोसोम की। राइबोसोम क्या काम करता है? राइबोसोम किसमें हेल्प करता है बताओ? मैंने ईआर बताया था तो समझाया था राइबोसोम भी, तो बताओ राइबोसोम किस चीज में काम आता है? बच्चों राइबोसोम हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, है ना? मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया था, जिसको याद नहीं है वो पुराने लेक्चर देखे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हेडिंग डालो राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम क्या है? एक देखो 1953 में पैलेड नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन? पैलेड नाम के। उन्होंने सेल पे स्टडी कर रहे थे। उन्होंने सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर देखा, कुछ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर देखा, उसे उन्होंने क्या बोला? राइबोसोम बोला। क्लियर हुआ? तो देखो 1953 नहीं पैलेड ऑब्जर्व inside cell granular structure, inside cell a granular structure through electron microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर देखा सेल के अंदर, उसे उन्होंने क्या बोला? राइबोसोम बोला। क्या बोला? राइबोसोम बोला। राइबोसोम केमिकली, राइबोसोम होता क्या है? राइबोसोम केमिकली होता क्या है, उसका काम क्या है, उसका ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लो। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं फीचर्स। कैसा है राइबोसोम हमारा? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली है, मतलब विदाउट मेम्ब्रेन का है। हमारा जो राइबोसोम है विदाउट मेम्ब्रेन का है। ठीक है, दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। केमिकली कैसा होता है? केमिकली आरआरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आरआरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यूकैरियोट्स में, अब बच्चों अगर पूछोगे यूकैरियोट्स क्या होता है तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ये हम यूकैरियोटिक सेल का लास्ट पार्ट समझ रहे हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स में 80s टाइप का और 70s टाइप का दोनों राइबोसोम मिलते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स में 80s टाइप का मिलता है साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर मिलता है। ठीक है, अब 70s हमें कहाँ मिलता है? एक तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया में देखने मिलता है एंड प्लास्टिड में। ठीक है, प्लास्टिड में हमको देखने मिलता है। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स में।
प्रोकैरियोट्स में हमको 70s टाइप का ही बस मिलता है, ठीक है, 70s टाइप का बस मिलता है। क्लियर हुआ? मतलब बैक्टीरिया सेल, प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया सेल। पर्पस क्या है? हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। हेल्प किसमें करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लियर हुआ? देखो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली है, केमिकली आरआरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यूकैरियोट्स में एटीएस टाइप भी मिलता है, 70s भी मिलता है। एटीएस हमको साइटोप्लाज्म ईआर में देखने मिलता है, 70s हमको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में मिलता है। क्लियर हुआ? प्रोकैरियोट्स में हमको 70s देखने मिलता है। पर्पस क्या है? हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। क्लियर हुआ बच्चों? राइबोसोम के हमने फीचर्स देख लिया, अब हम देखते हैं एटीएस और 70s टाइप का राइबोसोम। तो जल्दी से नोट कर लो इसको। तो बच्चों अभी तक हमने इसका पर्पस देख लिया, एक चीज और देख लो। देखो एस का मतलब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 80s 70s, एस का मतलब क्या होता है? एस मतलब होता है सिडवर्ग कोएफिशिएंट, ठीक है। ये एस मतलब एक प्रकार की यूनिट है, जैसे हम मीटर, केजी इन सब चीजों को मेजर करते हैं, वैसे ही हमारी एक एस भी यूनिट है, ठीक है। तो बच्चों हमारी एस यूनिट है। यूनिट का मतलब ये क्या करता है? इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी, ठीक है, इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। क्लियर है? ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप जल्दी से। चलो अब मैं रफ कर देती हूँ, जल्दी से नोट कर लो। देन अब हम बात करेंगे राइबोसोम में 70s और 80s टाइप ऑफ राइबोसोम के बारे में, ठीक है, क्या डिफरेंस है, क्या है, ठीक है। देखो हेडिंग डालो 70s राइबोसोम। देखो बच्चों 70s राइबोसोम हमारी दो यूनिट से मिलकर बना होता है। 70s राइबोसोम हमारी दो यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा 50s और एक होती है हमारी 30s, ठीक है। ये आरआरएनए, एक तो हमारा 50s आरआरएनए होता है, 30s आरआरएनए, ठीक है। अब ये हमारा किससे मिलकर बना होता है? देखो 30s तो हमारा 60s राइबोसोम से मिलकर बना होता है, ये हमारा बना होता है 23s और 5s आरआरएनए, ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ? दो यूनिट होती है 70s राइबोसोम में, एक 50s और एक 30s बच्चों। लेकिन 50 प्लस 30 अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा तो 80 हो रहा है, लेकिन बन क्या रहा है? हमारा 70 बन रहा है। ये कैसे है ना? ये क्वेश्चन भी आ रहा है, तो ये कैसे होता है समझाती हूँ आपको कैसे। मैंने एस का मतलब बोला मेजरमेंट। अब देखो समझो, एक एग्जांपल लेती हूँ। देखो बच्चों ये हमारी एक बॉटल है, ठीक है, एक यूनिट दूसरी यूनिट दिख कैसी रही है? कुछ पार्ट इसका अंदर गया ना, लॉक हो गया। अगर मैं दोनों को खोलती हूँ, ठीक है, ये दोनों को खोली, अगर मैं ऐसे मेजर करूंगी तो ये कितना है? ये पार्ट मेरा इतना और ये पार्ट मेरा इतना। सपोज ये मेरा 50s है और ये मेरा 30s है, ठीक है। 50 प्लस 30 80 हो गया, लेकिन जब मैं इन दोनों को जोड़ रही हूँ तो साथ में मेरा क्या बन रहा है? 70s बस बन रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? देखो ये मेरा 30s, ये मेरा 50s, ठीक है। इनडायरेक्ट मेजर मतलब कुछ पार्ट मेरा इसके अंदर लॉक हो गया, कुछ पार्ट गायब हो गया, तो टोटल मेरे को दिख क्या रहा है? 70s दिख रहा है। समझ में आया? देखो ये मेरा 30, ये मेरा 50, दोनों को अगर मैं जोड़ूंगी तो क्या बन गया? 70, मतलब आधा पार्ट इसका गायब हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है। वैसे ही मैं 80 में भी समझाऊंगी आपको। क्लियर हो गया ये? तो ये मेरा इससे मिलकर बना होता है। अब यहां पर आप हेडिंग डाल लो 80s राइबोसोम की। 80s राइबोसोम में भी दो सब यूनिट होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी 60s
60s जो किससे मिलकर बनी होती है, 28s, 5.8s और 5s rRNA, ठीक है। एक होती है हमारी 40s, वो किससे मिलकर बनी होती है, 80s rRNA। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना इतना, 18s rRNA, ठीक है। तो ये सब यूनिट है, सबके साथ प्रोटीन प्लस कर देंगे, ठीक है। सबके साथ हम प्रोटीन को ऐड कर देंगे। प्रोटीन तो हो गई होगा, पहले ही बता दिया था मैंने, प्लस प्रोटीन। क्लियर हो गया? तो यही था हमारा राइबोसोम। तो बच्चों ये जो हमारे राइबोसोम है ना, ये जो हमारा 80s राइबोसोम है ना, वो 80 टाइप की प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। 80 टाइप की प्रोटीन का यूज होता है, ठीक है, 18s राइबोसोम में। क्लियर हो गया? ये एनसीईआरटी की लाइन थी तो मैंने आपको लिखवा दी, ठीक है। 50s हमारी लार्ज सब यूनिट हो गई, 50s हमारी लार्ज सब यूनिट हो गई, और 30s हमारी स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। 60s हमारी स्मॉल सब यूनिट हो गई, स्मॉल, और 40 नहीं, ये लार्ज हो गई, सॉरी, ये लार्ज हो गई, ये हमारी स्मॉल हो गई। क्लियर है? तो जल्दी से नोट कर लो इसको। हेडिंग डाल लो, पर ऑक्सीजोम। हेडिंग डाल लो, दूसरे ऑर्गेनेल है हमारी परऑक्सीजोम, ठीक है। तो देखो बच्चों, परऑक्सीजोम जैसे हमने पढ़ा, ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, लेकिन ये भी क्या है, मेम्ब्रेन देखो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है इनसाइड परऑक्सीजोम, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंजाइम प्रेजेंट होते हैं परऑक्सीजोम के अंदर, ठीक है। इनसाइड परऑक्सीजोम एंजाइम प्रेजेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट किस में होता है, प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में क्या प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में हमारे, सॉरी परऑक्सीजोम नहीं आएगा ना, माइक्रोबॉडीज। आपको हेडिंग क्या डालना है, परऑक्सीजोम नहीं है, माइक्रोबॉडीज है, ठीक है। मैंने तो आपको माइक्रोबॉडीज का नाम ही बता दी थी। हेडिंग डालो माइक्रोबॉडीज। देखो बच्चों, दो एनसीईआरटी में इसका डिटेल नहीं दिया है, लास्ट जब हम चैप्टर के लास्ट में देखें ना, 2-3 लाइन दी हुई है, उसी में माइक्रोबॉडीज को कंप्लीट कर दिया, तो अपन इतना ही पढ़ेंगे। प्लांट में प्रेजेंट होते हैं हमारे ग्लाइऑक्सीजोम और परऑक्सीजोम, लेकिन हमारे एनिमल्स के पास सिर्फ परऑक्सीजोम होता है, ठीक है। सिर्फ परऑक्सीजोम बस प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ? देखो, ग्लाइऑक्सीजोम, परऑक्सीजोम, सिर्फ परऑक्सीजोम एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, ग्लाइऑक्सीजोम एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। चलो जल्दी से माइक्रोबॉडीज नोट कर लो, फिर हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने के बाद फिर थोड़ा सा रह जाता है अपने, तो जल्दी से देख लो।